की एक और रिपोर्ट सामने आई और विपक्ष के नेता अब उस पर हिट विकेट होते हुए नजर आए हैं। बार बार उसकी रिपोर्ट में भारत की कंपनी को पर्सनल टारगेट किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष के लिए ये एक राजनीतिक मुद्दा बना है। बिना ये सोचे समझे कि शेयर बाजार में आए भूचाल से हजारों लोग किस तरह से बर्बाद हो जाते हैं, किस तरह से अरबों का नुकसान हो जाता है, क्या ये देश हित में है? इतना ही नहीं बल्कि आपको हिंडनबर्ग रिपोर्ट की टाइमिंग पर भी गौर करना चाहिए। अपनी ताजा रिपोर्ट में सेबी प्रमुख पर निशाना साधा गया है। दरअसल बमुश्किल 1.5 महीने का वक्त होगा जब कुछ समय पहले ही सेबी ने हिंडनबर्ग को भारतीय बाजार के नियमों का उल्लंघन करने, इतना ही नहीं बल्कि शॉर्ट पोजीशन लेकर मुनाफा कमाने के लिए बाकायदा कारण बताओ नोटिस जारी किया। तो अब उसने के निशाने पर सेबी प्रमुख को ही ले लिया है। ऐसे में कुछ सवाल जरूर पूछना जरूरी हो जाते हैं। सवाल, एक विदेशी कंपनी जिसकी खुद की क्रेडिबिलिटी खतरे में है, आखिर उसकी रिपोर्ट पर भरोसा क्यों बार बार किया जाता है, क्यों इस पर इतना हल्ला होता है? दूसरा बड़ा सवाल है कि जांच इसकी भी हो कि जब कंपनी के गिरते शेयर में हिंडनबर्ग अरबों डॉलर लगाती है तो उसकी फंडिंग आखिर कौन करता है? तीसरा बड़ा सवाल ये कि पिछले कुछ दिनों पहले जहां पर पूरी दुनिया की मार्केट 24% तक गिर रही थी, वहां भारत का शेयर बाजार महज 4% का करेक्शन देखने को मिला था। फिर भी विदेशी कंपनी की अविश्वसनीय रिपोर्ट से बार बार विपक्ष आखिर क्यों उसका मोहरा बन जाता है? इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल मौजूद होगा। इन तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। ये विदेश के संस्थानों से ये कौन सा याराना है कि भारत के आर्थिक संस्थान के हर विषय के ऊपर आपका निशाना? जबरदस्त सवाल है, वो कटघरे के घेरे में आज खड़े हुए हैं। We demand the immediate resignation of Madhavi Puri Butch as chairperson of SEBI. देश में एक ऐसे विदेशी शॉर्ट सेलिंग कंपनी की रिपोर्ट पर भरोसा किया जा रहा है, शेयर बाजार के कामकाज पर निशाना साधा जा रहा है, जिसकी खुद की क्रेडिबिलिटी दुनिया भर में बदनाम है। इसीलिए सवाल बाहरी ताकतों के देश का नुकसान करने पर बार बार उठाए जाते हैं। आज हम विपक्ष से पूछना चाहते हैं कि विदेश की संस्थाओं और विदेश में छपने वाली चीजों में, और आपको ध्यान हो केजरीवाल जी ये भी बोल चुके हैं कितना मुश्किल होता है न्यूयॉर्क टाइम्स में छपवाना, ये वर्ड है उनका ऑन रिकॉर्ड। तो मैं पूछना चाहता हूं एक लाइन में कि ये विदेश के संस्थानों से ये कौन सा याराना है कि भारत के आर्थिक संस्थान के हर विषय के ऊपर आपका निशाना है? रिपोर्ट की टाइमिंग के सियासी मायने जो निकाले जा रहे हैं, लेकिन हिंडनबर्ग पहले कंपनियों को बदनाम करने वाली रिपोर्ट निकालती है, फिर उसी कंपनी के गिरते शेयर्स के बिकवाली में पैसा लगाती है, अरबों का वारा न्यारा करती है। हिंडनबर्ग पूरी दुनिया में अपने इस कारोबार के लिए कुख्यात है, लेकिन सरकार विरोधी पार्टियां हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर सवाल उठाने के बजाय सियासी बयानबाजी शुरू कर चुकी है। उनकी कोई इंटेग्रिटी नहीं बची है, उनकी साख, उनकी प्रतिष्ठा, उनकी कर्तव्यनिष्ठा पर जबरदस्त सवाल है, वो कटघरे के घेरे में आज खड़े हुए हैं। We demand the immediate resignation of Madhavi Puri Butch as chairperson of SEBI, and we demand that the Supreme Court reopen an investigation into this, and the Supreme Court appoint an SIT to look into this with no delay. हम देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का सपना देख रहे हैं, जिससे कई विकसित देशों के पेट में मरोड़ उठ रही है। उनकी दाल इंडिया में गल नहीं पा रही। कि भारत के अंदर ये आर्थिक अराजकता उत्पन्न करना चाहते हैं भ्रम के द्वारा, चाहे विषय भारत सरकार की कंपनी का हो या कोई निजी कंपनी का हो। ये वही लोग हैं जिन्होंने 1 साल पहले कहा था LIC डूब गया, इन्होंने कहा था SBI डूब गया, इन्होंने कहा था HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स डूब गया। फैक्ट यह है कि LIC ने पिछले तिमाही में 17,000 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है, जो ऑल टाइम हाई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले तिमाही में 21,000 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है, जो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों की कंपनीज में मिला के ऑल टाइम हाई है। HAL ने 29,000 करोड़ का रेवेन्यू 2023-24 में आया। अब सेबी के ऊपर अटैक। अब ऐसे में बड़ा सवाल है कि हिंडनबर्ग के निशाने पर लगातार भारत की कंपनियां क्यों आ रही है? इसी पर आज सबका हिसाब होगा।
आपको याद होगा कुछ समय पहले जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट ने कैसे हिंदुस्तान में एक भूचाल ला दिया था। और ये भूचाल ना सिर्फ सियासी भूचाल था, शेयर मार्केट में भी उसका कितना इंपैक्ट पड़ा था और हजारों लोगों के रुपए किस तरह से डूबे थे। हालांकि उसके बाद में क्या हुआ ये हम सभी जानते हैं, लेकिन एक बार फिर से हिंडनबर्ग का वही टूल किट एक्टिव होता हुआ नजर आता है। करेंगे चर्चा इसी पर। खास मेहमानों का पैनल इस समय मेरे साथ में मौजूद है, आपको मिलवा देती हूँ जल्दी से। बीजेपी की तरफ से ऋषभ तिवारी जी समय हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, हमारे साथ में यश श्रीवास्तव जी कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, प्रोफेसर भुवन जोशी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आलोक वत्स जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ में है, शरद कोहली जी अर्थशास्त्री हैं, वो भी हमारे साथ में हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। लेकिन पहला सवाल जो है मैं यश श्रीवास्तव जी आप ही से करना चाह रही हूँ। एक तरह से एक बार फिर मुझे लगता है कि विपक्ष को मुद्दा जरूर मिल चुका है हिंडनबर्ग के जरिए, लेकिन बार बार यही तस्वीर नजर आती है। कुछ समय पहले हिंडनबर्ग ने एक अलग तरह से माहौल बनाया था, अपना निवेश किया, वहां से प्रॉफिट कमाकर निकल गया और एक बार फिर वही आपको लगता है क्या टूल किट एक्टिव होती नजर आती है। और उसी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर इतना ज्यादा भरोसा करके अपनी ही सरकार, अपने ही लोगों पर निशाना साधना शुरू किया जा चुका है। नैना जी, सबसे पहले तो मुझे आपकी रिपोर्ट और आपके प्रोग्राम की कुछ शब्दावली से आपत्ति है। आप यदि इतने गंभीर मुद्दे पर कहेंगी कि विपक्ष हिट विकेट हो गया है और सरकार विरोधी ताकतें हैं, तो फिर आपको ये याद दिलाना पड़ेगा हमें कि संविधान ने विपक्ष को ये जिम्मेदारी दी है कि हम सरकार की नीतियों पर कमियां निकालें या गलतियां निकालें और उस बात का विरोध करें, क्योंकि यही जनता की तरफ से हम सरकार को बताते हैं कि जनता को क्या जरूरत है। तो मुझे इन बातों से आपत्ति है। उसके बाद इन बातों में यदि आप ये कहती हैं कि किसी भारतीय कंपनी को बदनाम करने की साजिश विपक्ष कर रहा है, तो हम आपसे ये पूछते हैं कि अडानी ने ऐसी कौन सी स्पेस टेक्नोलॉजी या क्रिप्टो करेंसी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या क्वांटम या क्या निकाला है जो वो कोरोना में जब सारी दुनिया के बिजनेस गिर रहे थे तब वो 600 से सीधे सेकंड रैंक पे पहुंच गए। उसके बाद हम आपसे पूछेंगे कि भारत में एक बहुत बड़ा हिस्सा एफडीआई का मॉरिशस जैसे देश से आता है। मॉरिशस खुद एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है जो टूरिज्म पे चल रहा है, पर्यटन पर चल रहा है। वहां से ऐसी कौन सी औद्योगिक क्रांति है जो सारा एफडीआई वहीं से आ रहा है और अडानी को ही आ रहा है। और उसके बाद हम आपसे ये पूछेंगे कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को इस तरह नकारने से पहले, क्योंकि भाजपा में सुधांशु त्रिवेदी जी जैसे महान लोग हैं जिन्होंने इजिप्ट के रामसीस को राम बना दिया था, बिना ये जाने 11-12 लोग रामसीस नाम लेके चले गए इजिप्ट के इतिहास में, वो लोग हमारे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं यश श्रीवास्तव जी, आपने एक कुछ बातें जो कही, मैं आपको उसका जवाब जो है अपने पैनलिस्ट से दिलवाऊं, लेकिन एक बात मैं आपको जरूर यहाँ पर याद दिलाना चाहूंगी, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जब जब हिंडनबर्ग का एक नया तरीका का ये कहा जाए कोई बम आता है और उसके बाद में उसका प्रभाव किस पर पड़ता है, एक ऐसी विदेशी कंपनी जिसकी खुद की क्रेडिबिलिटी पर कई सवाल खड़े होते हैं। जरा उन रिपोर्टों की जांच की बात कीजिए। आप जांच की मांग करके समझ में आता। सुनिए, मैं चाहूंगी मैं जरा इसका जवाब, मैं आप राजनीतिक चर्चा की तरफ जाऊं, लेकिन मैं चाहूंगी जरा शरद कोहली जी से इसकी प्रतिक्रिया ले लेती हूं। इकोनॉमिस्ट है शरद कोहली जी। शरद कोहली जी, जरा समझाने की कोशिश कीजिए, जब जब इस तरह की रिपोर्ट्स आती है तो उसका इंपैक्ट किस तरह से नजर आता है। और सबसे खास बात यह भी हो जाता है कि सेबी के अध्यक्ष पर अगर इस तरह से आरोप लगते हैं तो ये कितना गंभीर विषय है, क्या ये इतना आसान होता है? क्योंकि सेबी, जहां तक मैं जो पढ़ी हूं, जो समझ में आया है, हजारों लोग कर्मचारी उसमें काम करते हैं, तो क्या ये इतना इजी होता है बिना किसी पारदर्शिता के साथ में इस तरह से किसी गतिविधियों में इन्वॉल्व होना? नमस्कार नैना और इंडिया डेली लाइव के सभी दर्शकों को मेरा अभिनंदन। देखिए, अंग्रेजी में एक कहावत है, यू फूल मी वंस यू आर अ फूल, यू फूल मी ट्वाइस आई एम अ फूल। एक पुराने जहर को यहाँ पर घोलने की कोशिश करी गई, उसी जहर को दोबारा शीशी बदल के फिर बेचने की कोशिश करी गई। सेबी ने इन्वेस्टिगेट किया, चलिए सेबी का नाम मैं अलग रखता हूँ, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्लीन चिट आई, स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से क्लीन चिट आई, एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई जिसमें कि बहुत ही रेनाउंड और बहुत ही माने हुए लोग उसमें लाए गए, उन्होंने क्लीन चिट दे दी। और ये छोड़िए, ये सिद्ध हो चुका है कि हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलर है। एक समय उसने इंग्लैंड को गिराने की कोशिश करी थी, इंग्लैंड का फाइनेंशियल सिस्टम। तो जिसका काम ही मुनाफा कमाने का है,
ऐसे काम से दूसरे को बदनाम करके मुनाफा कमाना, मैं आसान भाषा में बता रहा हूँ, शॉर्ट सेलिंग शायद सारे दर्शक नहीं समझ पाए, तो आप दूसरे को बदनाम करिए, पैसा कमाइए, जिसका काम पैसा कमाने का है। और ये तो साफ नजर आता है। मान लीजिए कल को कोर्ट मेरे खिलाफ, कोई सुप्रीम कोर्ट का जज, नैना ध्यान से सुनिएगा, कोई सुप्रीम कोर्ट का जज मेरे खिलाफ अगर कोई कल को कोई सजा सुनाता है या मुझे कोर्ट से नोटिस आता है, मैं अगले दिन क्या करूं? मैं उस जज को बदनाम करते फिरूं दुनिया भर में। ये तो कोई तरीका नहीं हुआ कि आपको शो कॉज नोटिस दिया गया कि आप बताइए कि आपने किन सर्कमस्टांसेस में शॉर्ट सेलिंग करी, उसकी सारी डिटेल्स हमें दीजिए। उनको जब कुछ नहीं सूझा, जवाब देना नहीं सोचा, उन्होंने कहा जिसने ये नोटिस साइन किया है, सेबी के चेयरमैन ही नोटिस साइन करते हैं, जिसने ये नोटिस साइन किया है उसी को लपेट लो। तो मुझे लगता है ये एक ऐसी चीज है जो कि बहुत विदित है, ज्ञात है। जहां तक विपक्ष की बात है, देखिए विपक्ष, हमारे जो माननीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि विपक्ष की ड्यूटी है प्रश्न उठाने की। मैं मानता हूं इस बात को, विपक्ष की ड्यूटी है, परंतु भारतीय एजेंसी को छोड़कर हम विदेशी एजेंसी पे ज्यादा विश्वास करें, हम सुप्रीम कोर्ट पे ना विश्वास करें, हम एक्सपर्ट कमेटी पे ना विश्वास करें, हम सेबी का जो पूरा एक तंत्र है जो स्टॉक मार्केट्स को कंट्रोल करता है उस पे ना विश्वास करें। हम एक 7 आदमियों की कंपनी जो कि अमेरिका में कहीं बैठी है, जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं, अमेरिका में भी उसके ऊपर केस चल रहे हैं, उसके ऊपर हम बैठ के या विश्वास करें, मुझे लगता है ये सही नहीं होगा। और बार बार वो तो ये तो साफ नजर आ रहा है कि मैंने एक तीर मारा, तुम 2 मारो, मैंने 3 मारा, तुम 4 मारो, इसका तो कोई अंत ही नहीं है। ये मारेंगे, अब कल को अडानी ग्रुप जाएगा। मैंने तो ये सलाह दी है नैना कि अडानी ग्रुप को अब अमेरिका में जाके, अडानी ग्रुप ये अफोर्ड कर सकता है, सबसे बढ़िया वकील को हायर करके और इस फर्म को डेफेमेशन में लेना चाहिए, क्योंकि ये भारत पे हमला कर रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था पे हमला कर रहा है। मैं अडानी ग्रुप को एक तरफ रखता हूं। आप जब मार्केट कैपिटलाइजेशन $100 बिलियन से भी शरद जी, मैं अपने बाकी पैनलिस्ट को रुक करूं, लेकिन एक बात जरूर मुझे समझाइए कि क्या ये जिस तरह से एक के बाद एक अगर भारत के जो नामचीन उद्योगपति हैं उनमें से अडानी ग्रुप को बार बार टारगेट करना, आपको क्या लगता है, क्या ये एक बाकायदा एक सुनियोजित कुछ उसकी एक योजना है, किसी तरह का टूल किट, इसके पीछे उद्देश्य क्या है और उसमें भारत में बाजार में उसका प्रभाव कैसा पड़ता है? एक तीर से 2 निशाने हैं ये नैना, एक तीर से 2। पहला निशाना इससे मुनाफा कमाना, क्योंकि अब मान लीजिए कल सुबह, हालांकि मुझे नहीं लगता कि शेयर मार्केट कल सुबह खोलने पर गिरेगी, पर मान लीजिए थोड़ी बहुत अगर नीचे आती है टेम्परेरी, क्योंकि शेयर मार्केट बहुत सेंसिटिव होती है। एक मुनाफा कमाना, दूसरा भारत को बदनाम करना, भारत के खिलाफ एक नैरेटिव चलाना। विदेश में नैना, मैं बड़ी बात कहने जा रहा हूं, विदेश में ऐसे लोग हैं और ये बात सिद्ध हो चुकी है, जो भारत की प्रगति से, भारत की उन्नति से, जिनके अंदर अंग्रेजी में टर्म होता है हार्ट बर्न होता है, उनका दिल जलता है, उनको ईर्ष्या होती है कि ये सपेरों का देश जिसको कहलाता था उनका, वो कहते थे इसको सपेरों का देश, आज ये दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था कैसे हो सकती है, आज ये इकोनॉमिक सुपर पावर कैसे बन सकती है। उनके दिल जलते हैं, वो दिल की जलन ऐसे कामों को करने को उनको मजबूत करती है नैना। इसके पीछे यही कारण है और कोई कारण नहीं। ठीक है, मैं ऋषभ तिवारी जी, यश जी ने बड़ी बातें कही, बड़े आरोप लगाए और आरोप तो उनके, जिस तरह से हमने भी विपक्ष पे सवाल पूछे, यश जी उससे भी नाराज हुए। लेकिन मुझे जरा एक बात बताइए, बार बार विपक्ष जाहिर सी बात है सवाल खड़े करेगा। अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, क्रेडिबिलिटी की बात हो जाती है और सेबी अपने आप में एक ऐसी संस्था है, उसके चीफ, उसके अगर प्रतिनिधित्व पर ही ऐसे सवाल खड़े होंगे तो आने वाले वक्त में आखिर क्या किया जाए? क्या इसको लेकर भी सरकार का कोई स्टैंड है? क्या इसको लेकर भी जांच के कोई दायरे की बात की जा रही है? नैना जी, सबसे पहले धन्यवाद चर्चा में आमंत्रित करने के लिए। आवाज आ रही है नैना जी? जी जी जी। देखिए, विपक्ष जो है समय के अनुसार टूलकिट का काम करता है, और कभी आंदोलन का टूलकिट हो, कभी किसान को लेकर टूलकिट हो, कभी सोशल मीडिया को लेकर टूलकिट हो, और अब जाके अर्थशास्त्र के फील्ड में आकर कंपनी और कॉर्पोरेट सेक्टर में टूलकिट का उपयोग कर रहा है। वो यहाँ बेवकूफ नहीं बैठा है नैना जी। जब सदन सत्र चलता है तो एक नया टूलकिट विदेश से कोई कंपनी से लाते हैं और उसका गाथा गाना शुरू कर देते हैं। देखने का विषय यह है कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम सेबी कहते हैं, उसके रिपोर्ट पे इनको भरोसा नहीं। उनके सो कॉज अगर कोई विदेशी कंपनी को किया गया तो उस पे इनको तकलीफ हो जा रही है, और वही विदेशी कंपनी अगर भारत के लिए कुछ रिपोर्ट बना के देती है तो इनको लगता है वो बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ के बैठे हुए ईडी अगर एक्शन लेती है, सीबीआई एक्शन लेती है, जो भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ी कार्रवाई अगर कहीं होता है तो इनको लगता है राजनीति हो रही है। तो देखने का विषय यह है कि राजनीति यहाँ करता कौन है, पॉइंट 1। दूसरा, बिल्कुल मैं शरद कोहली जी के बात को जोड़ना चाहूंगा। आज पूरा विश्व में भारत कहीं ना कहीं
इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से मजबूत चेहरा बन के निकल रहा है। कुछ दिन पहले उन्होंने बांग्लादेश की रिपोर्ट को, जर्मनी से बैठे इनके टूल किट के सदस्य ने एक रिपोर्ट डाला था कि बांग्लादेश में देखो सारे ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत क्या एक माहौल बना हुआ है, किस तरीके से वहां पे सारे लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। भारत में ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस रेट गिरते जा रहा है, लेकिन वो सारी चीजें एक्सपोज होकर निकल कर आई। तो जब देश में रह के मीडिया जब इनको एक्सपोज करता है तो ये खड़ा सवाल मीडिया पे करते हैं। तो बाहर में इन्होंने एक अलग पैनल मीडिया बना रखा है, टूल किट मीडिया, जो खड़े होकर भारत को टारगेट करते हैं। विपक्ष में सबसे ज्यादा अनुभव हमें रहने का हुआ है, लेकिन हमने कभी भी आलोचना करते करते देश का विरोध नहीं किया है, देश की मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाया है, सैनिकों पे, अपने डॉक्टरों पे, अपने अर्थशास्त्रियों पे लालचन नहीं लगाए हैं। दूसरी बात, इनको दिक्कत होती है अपने अनुसार, इन्हें अंबानी पे सवाल खड़ा करना है, इन्हें अडानी पे सवाल खड़ा करना है। उसी अंबानी के शादी में विपक्ष के गठबंधन के लोग जाके खाना खा के भी आ जाते हैं। वही अडानी राजस्थान में इन्वेस्ट करेंगे तो बाहें फैला के स्वागत कर लेंगे। मकसद ये है कि जब देश में अच्छा काम होगा, अर्थव्यवस्था मजबूत होगा, 5 GDP से 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक से 3 ट्रिलियन इकोनॉमिक की बात करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव और कॉर्पोरेटिव सुझाव लेकर नहीं आएंगे। जब इकोनॉमिक वेलफेयर कमेटी की बैठक होती है, जब उस पे GDP से रिलेटेड एक कमेटी में, जिसमें PSC की जो कमेटी होती है, उसमें हर रूप से हर वर्ग के सांसद आते हैं, उनमें उन्होंने आज तक कोई भी सुझाव नहीं दिया। 18 बैठकें हुई थी नैना जी, मैं आपको बता रहा हूँ। 18 बैठकें में से 2 बैठक में मात्र इनके नेता कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात पे। नैना जी, सबसे पहले तो निवेदन है, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला है, तो बीच में अगर किसी को कुछ लगे तो एकदम से चिंगाड़ना ना चालू करें, मेरी बात पूरी होने दें। मैं यहाँ पर एक अर्थशास्त्र से जुड़े हुए विषय पर चर्चा करने आया हूँ, और मैं यहाँ पर पिछले 2 वक्ताओं को घिसे हुए सीरियल की स्क्रिप्ट बोलते हुए सुन रहा हूँ। मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। हमें जो भी शंका है वो बिना ठोस आधार के नहीं है, वो ठोस आधार लेकर खड़ी हुई है। और हम ये पूछ रहे हैं कि 2024 के जून में यदि ये रिपोर्ट आती है कि भारत में आने वाली FDI में मॉरिशस सेकंड बिगेस्ट इन्वेस्टर है, जो कि मैं पूछ रहा हूं कि मॉरिशस जो खुद पर्यटन पर चल रहा है, तो वो कहां से आ रहा है? उसके बाद जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है, आप उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है ऐसा कह सकते हैं, लेकिन उसने जो हमें क्रोनोलॉजी समझाई है, उस पर सवाल उठाने से पहले हमें उसके ठोस जवाब सेबी से चाहिए। ये भाजपा और RSS के खड़े हुए अर्थशास्त्री और उनसे नहीं चाहिए। हमें ये क्या है, सुननी है, हमें ये सुनना है। नैना जी, लैंग्वेज सही करने बोलिए ने, लैंग्वेज सही करने बोलिए ने, लैंग्वेज सही करने बोलिए ने। लैंग्वेज सही है, आपके पास तर्क नहीं है। बदतमीज प्रवक्ता यहाँ नहीं चलेगा, बदतमीजी कहीं और कीजिएगा। कांग्रेस का चैम्बर नहीं है, बदतमीज यस जी यहाँ नहीं चलेगा। शब्दों की मर्यादा के साथ में चर्चा करें, ज्यादा बेहतर होता है। देखिए, आप लोग सब सम्माननीय प्रवक्ता हैं, प्लीज। ये सड़क छात्र प्रवक्ता को क्यों बुला लेते हैं? कोई गलत शब्द नहीं बोले हैं मैंने, कोई गलत शब्द नहीं बोले मैंने। इनके पास तर्क नहीं है, ये कूद रहे हैं। इन्हें मेरी पूरी बात अगर आप सुनने पर मजबूर नहीं कर सकती तो बता दीजिए। इकोनॉमिक्स की नैना ABCD, इनको तमीज नहीं है बात करने की। पहली बात आपको नहीं है तमीज, आपने शुरू किया पहले। सुनिए, इनको शब्दों का बदतमीजी लोग को क्यों सब मालूम है मुझे, यस गुप्ता सब मालूम है मुझे। आप चुपचाप बैठिए, पहले जाके बदतमीज प्रवक्ता में आप चुप रहिए, आप चुपचाप बैठिए, समझे? आप कोई नहीं होते बताने वाले। आप नहीं बताएंगे, आप नहीं बताएंगे कौन बैठेगा? बदतमीजी नहीं चलेगी। बहुत गंभीर विषय है, बहुत गंभीर विषय, इसीलिए क्योंकि आप लोगों के एक एक शब्द बाजार में जो इन्वेस्टर्स हैं उन पर प्रभाव डालते हैं, और उसका प्रभाव क्या होता है ये हमने कुछ समय पहले देखा था। वही उसी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद में किस तरह से बाजार धड़ाम हुआ, हजारों निवेशकों के करोड़ों रुपए डूबे, और उसके बाद में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद में उस रिपोर्ट को खारिज किया। इस बात को मानना पड़ेगा यश जी आपको। नैना जी, मैं जो मानने लायक है वो मानूंगा। पहले आप अपने साथी वक्ताओं को कहिए कि सुनना सीखिए। जब ये विपक्ष तमीज से बोलना सीखिए। कर रहे हैं अंकल, आप रुक जाइए। बोलने दिया जाएगा। आप कौन होते रोकने वाले? आप कौन होते रोकने वाले? इस तरह से नहीं। मैं भुवन जोशी जी आपसे सवाल करना चाह रही हूँ कि विपक्ष से एक तरह से जाहिर सी बात है हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेगा, जमकर अभी हम देख भी रहे हैं कि निशाना साधा जा रहा है। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये हो जाता है कि अगर ये आरोप पिछली रिपोर्ट की तरह गलत साबित हुए, अगर ये आरोप सही साबित नहीं हुए तो क्या होगा? आरोप सही साबित होने के लिए हमें चाहिए जांच।
और हम ठीक है। आपको जब बता रहे हैं, सुनिए, ठीक है कि यश जी, जो मुझे जो सवाल भुवन मौजूदा जी से भी समय में, प्लीज दूसरे पैनलिस्ट से भी जवाब नहीं देना तो पहले आप मेरी बात तो पूरी होने दीजिए, बीच में ही दो लोग आ जाएंगे। मैंने तो नहीं बोला जब ये विपक्ष के लिए उल्टा सीधा बोल रहे थे, और मैंने नहीं तो बदतमीजी करेंगे तो आएंगे ना, ठीक है, बदतमीजी नहीं, करेंगे नहीं, तो आएंगे ना, नहीं, बताइए, ऐसे बीजेपी वालों से ज्यादा बदतमीजी करेंगे तो आएंगे ना। भुवन जी, नहीं, कांग्रेस का रोइए मत। मुख्यालय नहीं है जहाँ बार-बार कागज ऐसे फाड़ते चर्चा हैं, नहीं परिवारवाद होगी। का नहीं चल रहा है यहाँ पे ऋषभ जी, कार्यक्रम। प्लीज, चलिए रोइए मत, प्लीज, भुवन जी बात रखिए सुनिए, अपनी। देखिए, जब हम यश जी, आ रही हूं मैं सेबी के दोबारा, चीफ की भुवन हम जी। बात कर रहे हैं, जब हम सेबी के चीफ की बात कर रहे हैं, उन्होंने यश प्लीज, मैं आपका दोबारा रुक करूंगी, भुवन जी से रिएक्शन लेने दीजिए। भुवन जी और आलोक जी का मैं रुक नहीं कर पाई हूँ। भुवन जी, देखिए नैना जी, 10 वर्ष से देश में क्या दिक्कत आई है, 10 वर्ष से देश में ये दिक्कत आई है, जब भी सरकारी संस्थाओं पर सरकार के जो ऐसे लोग हैं जिनकी सरकारों ने प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से मदद करी है, जब उनके खिलाफ विपक्ष बोलने लगता है तो बिना जांच करे ही ये बात बोल जाता है कि विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है। और विपक्ष का काम क्या है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। विपक्ष का काम तो यही है ना कि कोई भी जो हमारे देश हित के खिलाफ कोई ऐसी बात आती है जिसमें जनता का नुकसान होता है, उसकी लड़ाई को लड़ना, यही काम तो हम लोग कर रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो सरकारी संस्थाएं हैं उनको तो पंगु बना दिया आदरणीय मोदी जी ने। आपने देखा था किस प्रकार प्रधानमंत्री जी महाराष्ट्र गए और कहने लगे कि 2000 करोड़ का जो अजीत पवार है घोटाले का आरोपी, उसको 7000 करोड़ का, उनको क्या कह रहे थे, उनको कह रहे थे कि इनको जेल में होना चाहिए। उनके मुख्यमंत्री भी कह रहे थे, माननीय मोदी जी भी कह रहे थे। और अगले दिन क्या होता है आप देखते हैं कि उनको उप मुख्यमंत्री का पद मिल जाता है, वित्त विभाग मिल जाता है। अजीत पवार को ऐसा हुआ है। आप देखिए क्या हो रहा है इस देश में। नारायण राणे के क्या है, छगन भुजबल क्या है, शुभेंदु अधिकारी क्या है, ये बहुत बड़ी लंबी फेरियस्त है। जो सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी है, उसका एकमात्र उद्देश्य रह गया कि किस प्रकार लोग जो भ्रष्टाचारी लोग हैं सत्ता पक्ष के, उनको बचाना और विपक्ष के लोगों को फंसाना। चुनी हुई भुवन जी, सरकारों आपकी को बात गिराना। मैंने सुनी, मैं आज लेकिन के मुझे एक असल बात मुद्दों पर बताइए, हिंडनबर्ग एक ऐसी संस्था, मैं फिर से अपने शब्दों को रिपीट कर रही हूँ, जिसकी खुद की क्रेडिबिलिटी को लेकर कई बार सवाल खड़े होते रहे हैं। शॉर्ट सेलिंग कंपनी एक तरह से उसे माना जाता है और ये पूरी दुनिया बखूबी जानती है। हिंडनबर्ग के जब से 2017 से जब से वो अस्तित्व में आई, उस कंपनी के मालिक को लेकर ये एक तरह से पैटर्न है। उस जगह पर एक रिपोर्ट पेश करके एक ऐसा माहौल बनाया जाता है, मार्केट धड़ाम होते हैं, अपने शेयर्स में वहां पर प्रॉफिट किया जाता है, उसके बाद में वो एग्जिट कर लिया जाता है। बाकायदा ये एक प्रोसेस है और इसके पहले भी कई उदाहरण हमने हिंडनबर्ग के देखे। तो क्या उसको लेकर इस तरह से सियासत होना सही मानते हैं आप भुवन जी? बस मेरे को 2 मिनट का बिना इंटरप्ट के समय दे दीजिए, मैं आपके असल मुद्दे पे भी अपनी बात को रख दूंगा। अभी आपने देखा होगा हमारा बजट आया था, बजट में क्या हुआ, पीठ थपथपा रही थी सरकार, लेकिन उसका मार्केट ने कैसा स्वागत करा, शेयर मार्केट गिरा, निफ्टी गिरा, आपने देखने का काम करा। अब मैं आपको बताता हूं आज के विषय में, क्यों नहीं जो सेबी प्रमुख है, जिन पे इतना आरोप लगा है, जब तक उनकी जांच नहीं हो जाती वो उनको अपने पद से तब तक के लिए आराम दिया जाए। भाई एक पूरे देश का मामला है ये, आपका मेरा या जो पैनलिस्ट साथी बैठे इन्हीं का मामला नहीं है, पूरे देश का मामला है। क्यों ना उनका जो पद है, गरिमामय संवैधानिक पद है, उस पद पे आज क्वेश्चन लगे हैं। अगर उस पे प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं तो क्यों नहीं उस बात का जांच तक। भुवन जी, ये तो वही बात हो गई। मुझे एक बात बताइए, मैं ऋषभ जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उनका रुख करूं। ये तो वही बात हो गई, नेशनल हेराल्ड केस हम सभी को पता है, राहुल सोनिया गांधी जमानत पर हैं, तो क्या ये माना जाए कि जब तक मामले की क्लियर रिपोर्ट नहीं आ जाती उन्हें संसद सदस्यता से इस्तीफा दे देना चाहिए? भाई आपको अपनी कंपनी पर, अपनी जांच एजेंसीज पर तो भरोसा हो, जांच के लिए मांग कीजिए ना। क्या जांच का कोई ऐसा दायरा नहीं हो सकता? आलोक वत्स जी का मैं रुक करूं, लेकिन ऋषभ जी आपकी किसी बात पे जवाब देना चाह रहे हैं। ये भुवन जोशी जी प्रोफेसर भी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, रिसर्च वो करते हैं, शायद उनकी रिसर्च में कमी रह गई। उन्होंने कहा आरोप लगे हैं तो इस्तीफा दे देना चाहिए। बेशक केजरीवाल जी जेल में बैठे हुए हैं, जरा आपके सहयोगी हैं, एक बार बोलिए ना इस्तीफा दे दे। मनीष सिसोदिया जी बेल पे बाहर आए, एक बार कहिए ना उनसे जाके चाय पे मिलके कि इस्तीफा वो दे दे, बड़ा बेल पे बाहर है। सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी आपने एड ऑन कर दिया, मैं उससे रिपीट नहीं करूंगा। इनके ऊपर आरोप लगे तो राजनीति,
और जैसे कोई मोदी सरकार को घिरने का मौका मिले, अरे रे सत्य रिपोर्ट है बाबा, क्या अच्छा रिपोर्ट पेश हुआ है, जबरदस्त रिपोर्ट पेश हुआ है। भारत के सेना पे विश्वास नहीं, और जो विदेश में जाके भारत को तोड़े उस पे विश्वास। सारे दर्शकों को ये बात और बताऊं कि मेरा बार बार कहने का उद्देश्य ये है, क्योंकि हम इसके पहले जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो उसके परिणामों को बखूबी देख चुके हैं, कई लोगों का दिवालिया निकल चुका है। इसीलिए इस रिपोर्ट का क्या प्रभाव मार्केट पर पड़ता है, लोग किस तरह से पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं, एक एक स्टेप बहुत जरूरी होती है। आलोक वत्स जी, बड़ी देर के बाद मैं आपका रुख कर रही हूं, माफ कीजिएगा, लेकिन एक अहम सवाल आपसे है मेरा। जिस दौरान हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई उस टाइमिंग को लेकर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे वक्त में जब सेबी के चीफ ने कुछ समय पहले ही हिंडनबर्ग को भारतीय बाजार के नियमों का उल्लंघन करने के साथ शॉर्ट पोजीशन को लेकर बाकायदा मुनाफा कमाने के लिए एक नोटिस जारी किया था, शो कॉज नोटिस जारी किया था, उसके 1.5 महीने बाद ये हिंडनबर्ग का बम जो है सेबी चीफ पर आ जाता है। इसे कैसे देखेंगे? देखिए नैना जी, हिंडनबर्ग यूएसए में ही एक अविश्वसनीय कंपनी है, ये वहां भी ब्लैक लिस्टेड है। इसका काम है वर्ल्ड की मार्केट को डिस्टर्ब करना और शॉर्ट सेलिंग बाइंग करके उसके बाद उससे एग्जिट हो जाना। जी जी। चूंकि इसके ऊपर सेबी का चिट्ठी गया था, आज इसने इस तरीके की बात की है जिससे कि हो सकता है शेयर बाजार अभी तक तो स्थिर है, लेकिन हो सकता है शेयर बाजार पे इसका कल असर पड़ जाए। जी जी। पिछले बार भी इन्होंने यही काम किया था, शेयर बाजार में गिरावट आई थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस सारी चीज को रिजेक्ट कर दिया। विपक्ष बगैर बात के, उसके पास तो मुद्दे उतने आ नहीं रहे हैं घेरने के, तो जो भी इस तरीके का मुद्दे आता है उसको पकड़ लेते हैं। मैंने तो सुना है इसकी जेपीसी की भी मांग हो गई है कि इसके ऊपर भी जेपीसी गठित किया जाए। अभी मैं सुन रहा था कि सेबी चीफ को रिजाइन कर देना चाहिए। अगर इस तरीके से लोग उंगलियां उठाते रहे या लोग रिजाइन करते रहे तो यहाँ सरकार चलाने वाला ही कोई नहीं बचेगा, या विभिन्न संस्थाएं चलाने वाले कोई नहीं बचेंगे। ये हिंडनबर्ग की रेपुटेशन क्या है वर्ल्ड मार्केट में? ये चीटर हैं, ये बंगलिंग करते हैं, ये ब्लैकमेलर हैं। तो इनके बातों को ध्यान में रख, अरे ठीक है, अगर उसने सेबी के चीफ पर उंगली उठाई है, जांच करवाइए। जांच में अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनको सजा होगी। लेकिन इस तरीके से जी हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, मैं उनकी उस मुस्कुराहट का राज भी पूछूं, लेकिन मैं यही सवाल एक बार शरद कौली जी से भी पूछना चाह रही हूं। शरद जी, इस टाइमिंग को लेकर क्या कहेंगे, या क्या ये किसी तरह का कोई प्लान्ड तरह का एक टूल किट जो हम कह रहे हैं, ये जो टाइमिंग है 1.5 महीने पहले शो कॉज नोटिस, उसके बाद में उसी कंपनी के चीफ पर हिंडनबर्ग जो है वो इस तरह से आरोप लगा देता है? मैं टाइमिंग आपको बता देता हूँ। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा नैना, कि इस समय मार्केट्स जो है अपने पीक लेवल पर है, थोड़ा बहुत उसमें पीछे करेक्शन हुआ ऊपर नीचे, पर निफ्टी की बात करूं तो वो करीब 24,000 के आसपास है। तो निफ्टी कब बढ़ता है, सेंसेक्स कब बढ़ता है? जब उसके अंदर जो कंपनीज लिस्टेड है उनके शेयर्स बढ़ते हैं। तो अडानी ग्रुप के शेयर्स इस समय अगर मैं पिछले कई महीने के लूं तो कुछ शेयर्स अपने पीक पर है। तो अब मौका है उनके लिए, जब शेयर्स ऊंचाई पे हैं तो अब ये खबर निकाल दें, सेबी के अगेंस्ट निकाल दें, सोमवार को मार्केट खुलेगी, मार्केट गिरेगी, उन्होंने शॉर्ट पोजीशंस बना रखे होंगे, उसमें से मुनाफा कमा के बाहर आ जाएंगे। यही तो मैंने आपको कहा कि जिस विष को उन्होंने कुछ वर्ष पहले बेचने की कोशिश करी और वो अंततः कामयाब नहीं हुआ, शुरू में बेहोशी जरूर आई उस विष को पीने से, अंततः वो कामयाब नहीं हुआ, उसी विष को उन्होंने अब एक नई शीशी में डाल के रिसाइकल करके दोबारा बेचने की कोशिश करी है। पर मुझे नहीं लगता, भारतीय मार्केट मैच्योर है, थोड़ा बहुत रिएक्शन आपको सुबह देखने को मिल सकता है, विपक्ष जो इतना हल्ला मचा रहा है उसमें देखने को मिल सकता है, पर मार्केट अब पहले वाली जो फ्यूचर आउटकम आता हुआ नजर आता है इस तरह से कोई टूल किट या फिर इस तरह की किसी रिपोर्ट का? नहीं, मुझे इसका कोई असर नहीं नजर आता। मैंने आपको शुरू में कहावत बताई थी, एक ही तीर को आप, एक ही कारतूस को आप बार बार नहीं चला सकते हैं, दोबारा वो उतना असर नहीं करेगा।
और हिंडनबर्ग की क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। तो मैं ये मान के चलूं, आप जैसे ही समझा रहे हैं, क्या मार्केट पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा और इन्वेस्टर्स को क्या कोई आप सुझाव देना चाहते हैं? हो सकता है सुबह थोड़ी बहुत देर के लिए मार्केट रिएक्ट करे, पर अंततः इसका कोई प्रभाव नैना पहले वाली बात नहीं होने वाले। हिंडनबर्ग के अगर कोई नुमाइंदे मुझे सुन रहे हैं तो वो नोट कर ले, जो मुनाफा वो पहले कमा के गए, अब उस मुनाफे को वो नहीं कमा पाएंगे, उनका ये कारतूस नहीं चलने वाला। ठीक है, लेकिन यश श्रीवास्तव आपकी और मैं देख रही थी आलोक वत्स जी की बात पे बहुत मुस्कुरा रहे थे। यश जी, आपकी इस मुस्कुराहट, इस हंसी का राज क्या है, जरा बताइए। यश जी, तो ये क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल जी, मैं तो कोहली जी की बात पे भी हंस रहा हूँ, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ, हम अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं और मुझे यहाँ पे सुनने को मिल रहा है कि भारत के खिलाफ जहर की बोतल रिसाइकल के लिए जाने देते। मेरा सवाल है जिसका जवाब मुझे कायदे से तो संबंधित विभाग या जो व्यक्ति हैं माधवी जी, उनकी तरफ से आता तो देश को अच्छा लगता। लेकिन सवाल यह है कि फरवरी 2018 में माधवी जी अपने व्यक्तिगत ईमेल एड्रेस से मॉरिशस की एक कंपनी को लिखती हैं और वो ये लिखती हैं कि इनका सारा जो स्टेक वहां पर है उसे रिडीम कर लिया जाए। क्यों है भारत की सेबी की चीफ का स्टेक किसी मॉरिशस की शेल कंपनी में, या चलिए शेल नहीं भी है तो मॉरिशस में जाके निवेश करने का उनका क्यों है? इस संबंध में सुनिए नैना जी मेरी बात मुझे पूरी कहने दीजिए, आपने इन लोगों को बहुत समय दिया। कहिए। हमारे सवाल है कि क्यों, ऐसा नहीं है, नहीं बहुत अच्छी बात है, हम आभारी हैं उस बात के। और सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट का जो उस समय का उनकी ऑब्जर्वेशन थी, वो ये कह रहे थे कि सेबी हैड ड्रॉन ए ब्लैंक एट द इन्वेस्टिगेशंस इनटू हु फंडेड अडानीज ऑफशोर शेयरहोल्डर्स। यदि उनको कुछ ठोस मिला होता तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कहते। और उसके बाद हम तो बार बार कह रहे हैं ना, अभी हमारे वत्स जी भी कह रहे हैं कि भाई जांच होनी चाहिए, तो जांच के लिए तो हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं। यदि सेबी खुद उस मामले में जांच करने में रुचि नहीं दिखा रहा है तो आप जेपीसी बिठा दीजिए, जांच हो जाएगी। हम तो तमाम आपके ऋषभ पास जी, ये बड़ा सवाल है, ऋषभ जी बड़ा सवाल है, क्योंकि इसके पहले भी कांग्रेस ये कहती रही है, विपक्ष ये कहता रहा है कि जिस मामले की जांच के लिए जिन्हें मेंबर बनाया गया वही अब जांच के दायरे में है, वही सवालों के घेरे में है। जेपीसी जांच अगर विपक्ष कहता है होनी चाहिए तो उसमें क्या आपत्ति है, क्या किस चीज का क्या दिक्कत आ रही है? देखिए, जांच से कोई पीछे हटता नहीं, पॉइंट 1, लेकिन आपको इसके पीछे की क्रोनोलॉजी भी समझनी होगी। जो इन्होंने मॉरिशस के बाद के मैं आपको बता देता हूँ, 2011 से लेकर 17 तक, ठीक है, इनवर्न कैपिटल, मैक्स हेल्थ केयर एंड जेंसर टेक्नोलॉजीज, इनके लिए वो बाकायदा कार्य भी की थी। और इस दरमियान मैक्स का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एमओयू हो रही थी 3-4 कंट्रीज में, जिसको लेकर एक पैनल बॉडी बनी थी, जिस पैनल बॉडी में उनको रखा गया था। और उसके द्वारा जो उस समय कमिटमेंट हुई थी, तो बैक में जब उन्होंने उसको ड्रॉप किया तो उनसे सजेशन पूछा गया था, उस पे उन्होंने एक रिपोर्ट भेजा था। और वो रिपोर्ट आपको भी पता है ऑफिशियली ईमेल के थ्रू ही जाएगा, आपके तरह गुप्त रूप से बैठ के चाय कॉफी करके नहीं करते। हम भारत में वो सरकार है जहां हर चीज पारदर्शिता के साथ चलती है, पॉइंट 1। दूसरा, 30-40 साल से देखा गया है कि कांग्रेस के राहुल गांधी का कनेक्शन विदेशी कंपनी से बहुत अच्छा रहा है, बहुत प्रेम रहा है, और वो तभी यूज होता है जब भारत में कोई इकोनॉमिकली नहीं, ये मूर्खता नहीं सुनेंगे। 30-40 साल की बात नहीं हो रही, सेबी की बात सुनना नहीं, सुनना देश की जनता को सुनना। नहीं, आपको भी नहीं सुनना है, आपकी फालतू बातें 10 साल से सुन रहे हैं। आप हमारे बीच में बोलेंगे और हम आपको छोड़ देंगे, आपको भी ये बकवास मत कीजिए। सेबी माधवी बुच के बारे में बताइए। भुवन जोशी जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। अरे नहीं, आपका आरएसएस भी नहीं है। ऋषभ जी की बात में कुछ कहना चाह रहे हैं प्रोफेसर साहब, आप ऋषभ जी की बात का जवाब दीजिएगा, लेकिन मेरे भी एक सवाल को जरूर ऐड कीजिएगा। प्लीज ये प्लीज ये किसी राजनीति का अखाड़ा नहीं है, डिबेट चैनल है, प्लीज आप समझिए, डिबेट शो है, नेशनल चैनल पर बैठे हैं, ये शोभनीय नहीं है। ठीक है, प्रोफेसर भुवन जोशी जी आपकी बात पे रिएक्ट करना चाह रहे हैं, ऋषभ जी मैं उनका रिएक्शन ले लूं, लेकिन प्रोफेसर साहब एक बात और जरूर समझना चाहिए, इस बात को भी समझाने की कोशिश कीजिएगा। हिंडनबर्ग एक ऐसी कंपनी है, कहा जाता है शेयर गिराने वाली कंपनी को आखिर फंडिंग कौन करता है, क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? आखिर ये कैसे पता चलेगा? प्रोफेसर साहब, मैं आ रही हूँ ऋषभ जी और यश जी। प्रोफेसर साहब, देखिए नैना जी, पिछले 10 साल से एक माहौल चल रहा है, जो औद्योगिक मित्र है अगर उस पर कोई उंगली उठाने का प्रयास करता है तो पूरी भारतीय जनता पार्टी और उनके संबंधित जितने मीडिया ग्रुप है
वो विपक्ष से प्रश्न करने लगते हैं, जबकि विपक्ष प्रश्न कर रहा है इस देश के लिए। हम लोग प्रश्न कर रहे हैं कि जब सेवी प्रमुख अगर इन्वॉल्व हैं तो उसकी जांच हो जाए। और मेरे भाई आलोक जी तो एक आखिरी आगे बात कह रहे थे, मैं सुन पा रहा था इनको, मैंने ये नहीं कहा था, मैंने कहा तब तक उनको पद से विपक्ष किया से जाए। सवाल इसीलिए होता है, जरा मेरी बात भी सुनिए, विपक्ष से सवाल इसीलिए होता है क्योंकि विपक्ष किसी रिपोर्ट के आने के बाद में उसको एक हवा जब बनाया जाता है, राजनीति होती है, मैं बार बार दोहरा रही हूँ कि उसका प्रभाव मार्केट पर पड़ता है, छोटी कंपनियों से लेकर कई बड़ी कंपनियों के शेयर्स पर उसका इंपैक्ट पड़ता है। और उसका इंपैक्ट क्या होता है ये हमने कुछ समय पहले देखा, कितने लोग बर्बाद हो गए सर। इसीलिए बार बार मेरा सवाल, मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूँ, आप तो प्रोफेसर साहब हैं, प्रोफेसर भुवन जी, आपसे तो मैं इस तरह के जवाब की उम्मीद रखती हूँ कि कम से कम वो थोड़ी सी शोभनीय हो, क्योंकि आप बातों को उस तरह से रख रहे हैं सर। उम्मीद है आप मेरी बात समझे होंगे। भारतीय जनता पार्टी जो मैं समझ गया, मैं नैना जी बस 1 मिनट का दे दीजिए मुझे आंसर। मैं ये कहना चाहता हूँ जो बात मैंने कही भी नहीं उसको राजनीतिक विश्लेषक कम हमारे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक जो साथी है आलोक जी, वो क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे मैंने रिजाइन, मैंने कहा उनको तब तक अवदस्त किया जाए, उनका रिजाइन नहीं बोला मैंने, क्योंकि आज देश के प्रश्न है, आज देश की उस संस्था पे प्रश्न है जो गवर्नमेंट के अंतर्गत चलती है। और जब तक उस व्यक्ति पे भ्रष्टाचार का जो आरोप लगा है उसकी जांच तभी हो सकती है जब उसको पद से थोड़ा आराम दिया जाए, बर्खास्त ना करा जाए। मैं कहना चाहता हूं उनको थोड़ा आराम दिया जाए, उसकी जांच कमेटी तक उनकी जो संविधान जो संस्था की वो फिर अध्यक्ष तो भुवन जी, उसकी फिर पावर तो को भुवन कम जी करा बात जाए तो वही ताकि हो गई जब विपक्ष के जो तमाम नेता हैं जो गठबंधन के साथी हैं उनके ऊपर अगर आरोप लगते हैं तो वो क्यों नहीं अपनी जिम्मेदारियों से इस तरह से आराम लेते हैं। ये तो वही बात हो गई, मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू वाली बात। बस इस बात देखिए, इस बात में तो आखिर ये दोहरा रवैया तो नहीं होना चाहिए। फिर नैना जी आंसर ले लीजिए इसका, सरकार कौन सी कसर छोड़ रही है विपक्ष के लोगों का, बताइए। आज सुप्रीम कोर्ट जो है मनीष सिसोदिया जी को जमानत दे रहा है, क्यों दे रहा है भाई, अगर उन्होंने गुनाह करा है तो आप बताइए। ये जितने लोगों के जमानत के नाम कर रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी में नेताओं का अकाल पड़ गया जो जमानत पर नहीं है? आप इस तरह की बातें करेंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। विपक्ष चाहता है कि अगर उन्होंने कोई प्रॉफिट अपना निजी हित लिया है तो देश के सामने सच आना चाहिए, ये विपक्ष का कर्तव्य है जिसे आप लोग टालने का प्रयास कर रहे हैं। ऋषभ जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उसके पहले मैं आलोक जी से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना चाह रही हूँ। आलोक जी मेरे 2 सवाल हैं। एक सवाल तो ये कि जो हिंडनबर्ग कंपनी है उसके जो हेड है, चीफ है प्रमुख एंडरसन, वो खुद इस बात को कहते आए हैं कि वो शॉर्ट सेलिंग कंपनी है, हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है। तो जब, और वो खुद ही इस मामले में बदनाम है, पूरी दुनिया उसकी अस्तित्व, उसकी नीयत को लेकर उसके से बखूबी वाकिफ है, तो इस तरह से जो माहौल है उसका क्या उद्देश्य। दूसरी बात ये कि जब ऐसे माहौल में जिसका प्रभाव बार बार मार्केट पर पड़ता हो, अब ऐसे में सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए, बिल्कुल पूछा जाए, लेकिन क्या उन विदेशी कंपनियों को लेकर सवाल नहीं खड़े होने चाहिए जो इस तरह से इन्वॉल्वमेंट हो जाती है फंडिंग को लेकर? देखिए नैना जी, भारत अभी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है। जितनी भी रेटिंग एजेंसियां हैं, गोल्ड स्मिथ हो, वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, सारे ने ये सामूहिक रूप से ये घोषित है कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एंड द सेफेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट। जो बाहर के इन्वेस्टर भी आ रहे हैं, FDI फ्लो भी आ रही है, तो बहुत से लोगों को ये चीजें पच नहीं रही है। वो लोग चाहते हैं कि कैसे इंडियन इकोनॉमी को डीस्टेबलाइज किया जाए, बदनाम करने की कोशिश किया जाए, इसके मार्केट शेयर को गिराने की कवायद की जाए। उसका एक टूल है ये हिंडनबर्ग, क्योंकि इसकी खुद की विश्वसनीयता USA में 0 है और ये इस तरीके खुराफात करके ये शॉर्ट सेलिंग में अपना प्रॉफिट कमा के ये निकल जाता है। तो ये गाइडेड है, ही इज लाइक अ गाइडेड मिसाइल कि इंडिया में रह रह के जाके तुम इस तरीके का वातावरण पैदा करो जो इंडियन इकोनॉमी पर असर डाले, सरकार को विपक्ष को एक झुंझुना मिल जाए बजाने के लिए, हंगामा करे कि ये हो रहा है वो हो रहा है। अंतोगत्वा खोदा पहाड़ निकली चुईया, इसके जांच में भी कुछ नहीं निकलेगा।
पिछले बार भी नहीं निकला, जी इस बार भी। लेकिन किसी के उंगली उठा देने से कोई आदमी अपना पद छोड़ के घर बैठ जाए तो जितने नेता हैं जिनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं सब घर बैठे हैं। देखिए, आपने एक बड़ी बात बोली ये थी, नहीं चलेगा। ये सोचने वाली बात है। हाल ही में पूरी दुनिया में जिस तरह से गिरावट आई थी, 24% तक मार्केट गिरा था। जापान हो, अमेरिका हो, कहीं पर 12 तो कहीं पर 24% की गिरावट। यहाँ पर भारत में 4% की गिरावट थी। जी प्रोफेसर साहब कुछ कह रहे हैं, फिर मैं आलोक जी का रुख कर रही हूँ। यश जी, ये लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। जी देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी है जी, इसका तो भ्रष्टाचार का ट्रैक रिकॉर्ड पूरा देश जानता है। पहला, बंगारू लक्ष्मण इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑन कैमरा रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, और भ्रष्टाचार की नई योजना आदरणीय मोदी जी लाए इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बहाने, जिसमें कि जो इनकी पार्टी को फंड देगा उसका नाम नहीं आएगा, ताकि देश को पता ना चल सके कि कौन पैसे दे रहा है। ये तो भ्रष्टाचार की नई नई किताबें लेकर आते हैं देश को पढ़ाने। ये प्लीज जवाब ले लीजिए नैना जी। मैं ऋषभ जी आपसे जवाब लूंगी, यश जी का भी सवाल ले लेती हूँ, फिर आप एक साथ जवाब दीजिएगा। यश जी, देखिए, मैं आप लोग तो भ्रष्टाचार की नई मूर्त है जी। देखिए, माधवी बुच के जो पति हैं धवल बुच, वो यूनिलीवर कंपनी में प्रोक्योरमेंट ऑफिसर तक पहुंचने के बाद ब्लैकस्टोन नाम की एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एंटिटी में आए हैं। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए इस तरह की कंपनी जो है वो भारत में एक तरह से सुप्त है, बहुत कम उसका काम होता है, यहाँ पे लोग जानते भी नहीं। उसके बावजूद बुच जी यानी कि सेबी की जो प्रमुख हैं, वो अचानक मीडिया प्रोग्राम में, नेटवर्क 18 के प्रोग्राम में आके कहती हैं कि भाई REITs जो हैं ब्लैकस्टोन की तरह, मतलब नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन REITs निश्चित रूप से ब्लैकस्टोन उसमें है, तो वो भविष्य का प्रोडक्ट है और वो उनका फेवरेट है। क्यों? जबकि धवल बुच जी, सुनिए नैना जी, को कैसे भूल जाते हैं कि जिस एंडरसन को, जिस हिंडरबर्ग कंपनी को 1.5 महीने पहले सेबी ने ही नोटिस जारी किया था, शोकॉज नोटिस जारी किया था, कारण बताओ, उसी को ही 1.5 महीने बाद टारगेट कर लिया जाता है। तो क्या आपको इसमें कोई हिंडनबर्ग की इस टाइमिंग पर आपको कुछ संशय नहीं? नहीं, सुनिए, मेरी बात प्लीज पूरी हो जाने दीजिए। सेबी की प्रमुख बनने के कुछ ही हफ्ते पहले अचानक जिस अकाउंट में दोनों पति पत्नी शामिल थे, उसके सारे अधिकार धवल बुच जी ने सिर्फ अपनी तरफ ट्रांसफर कर लिए, जबकि कुछ हफ्तों बाद माधवी जी जो हैं वो सेबी की प्रमुख बनने वाली थी। और जो स्टॉक मार्केट के ब्लड बाथ की आप लोग बात कर रहे हैं कि इस तरीके की बातों से देश का कितना नुकसान होता है, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, लोकसभा के समय एक पोलिंग सर्वे कंपनी के मालिक ने बहुत बड़ा फ्रॉड किया था देश के साथ और PSU को इन्फ्लेट किया था। दुख की बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी कुछ खास स्टॉक्स वहां पर बोल रहे थे कि आप खरीद लीजिए, जबकि ऐसा कभी प्रधानमंत्री गृह मंत्री ने देश में नहीं किया है। इसके पहले नरेंद्र मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जो पेटीएम के पोस्टर पर ऐड बन के खड़े हुए हैं। वो वाकई में जांच का विषय है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसको भी इस बात को भी सोचना चाहिए कि अगर मान लीजिए कल अगर मार्केट पर विपक्ष ने जो इसको एक तरह से माहौल बनाया है, अगर उसका इम्पैक्ट होता है, जिस आप मार्केट के ब्लड बाथ की बात कह रहे थे, उसके प्रभाव की जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी? कौन जिम्मेदार होगा? नैना जी प्लीज मेरी बात पूरी होने दीजिए। क्या हम इस बात को अपने बहाना बना करके सारा पैसा, सुनिए नैना जी प्लीज मेरा सेंटेंस पूरा होने दीजिए। नहीं, मेरा सेंटेंस पूरा होने दीजिए। क्या हम इस बात को बहाना बनाकर देश में ऑफशोर एंटिटीज में इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहन दें? आज माधवी जी हैं, कल कोई और होगा, क्या यही करेगा देश? क्या इससे देश का नुकसान नहीं हो रहा है? ऋषभ जी जवाब दीजिए, बड़ा गंभीर सवाल है। आखिर कब तक इस तरह की एक के बाद एक बातें होती रहेंगी? क्या उनके पैरामीटर्स कुछ नहीं होने चाहिए? देखिए नैना जी, मैंने सारे वक्तव्यों को सुना। पहले जो प्रोफेसर साहब उन्होंने भ्रष्टाचार की बात कही, पूरे भ्रष्टाचार की जमात की फौज ये बना के खुद बैठे हैं। इनके इंडी गठबंधन के मुखिया बेल पे बाहर हैं और वो भ्रष्टाचार पे बात कर रहे हैं। भ्रष्टाचार और जो उग्रवाद टाइप की राजनीति उत्तर प्रदेश में करते हैं उस पर बात करें। पॉइंट 1, देखिए अब तो चिल्लाने लगे, मतलब भ्रष्टाचार की लोग आप बात करोगे, आप चिल्लाइए और चिल्लाइए और चिल्लाइए। चोर के दाढ़ी में तिनका, चोर के दाढ़ी में तिनका, पूरा कोई के पास दाढ़ी नहीं है, चोर के दाढ़ी में तिनका, दोनों बेल पे बाहर है। दोनों भ्रष्टाचारी देखिए कैसे चिल्ला रहे हैं। अरे बड़े अच्छे लगते हैं चिल्लाते हुए। जब चोर को सवाल पूछा जाएगा ना तो ऐसे ही चिल्लाता है, और अच्छे से चिल्लाइए। थोड़ा पानी पीजिए, बगल में है नहीं पानी, पी लीजिए थोड़ा। आपके बीच में नहीं बोला था प्रोफेसर साहब, इसीलिए RSS बीजेपी वाले करते हैं ना उपद्रव।
क्योंकि चोर की दाढ़ी नहीं, में जिनका चोर देख चिल्लाता लीजिए, है। हिंदू विरोधी चेहरा यहाँ दिखने लग गया। हिंदू को हिंसक कहने वाले लोग कैसे ये चिल्लाने मूर्खता लगते मत हैं? करो ऋषभ तिवारी, अभी हिंदू विरोध की बात आपसे नहीं हो ज्यादा रही पढ़ा है। लिखा हूँ, आपसे नहीं, ज्यादा नहीं, पढ़ा नहीं, लिखा हूँ। यू डोंट नीड टू से नहीं, एनीथिंग, नहीं, ओके? नहीं, वी नो द कैरेक्टर ऑफ कांग्रेस, नो वन हु डिफाइंस द कैरेक्टर। चर्चा हो रही पर्सनल अटैक के लिए आप इस बाहरी कार्यक्रम के ताकतों पे बाद में पलने एक वाले दूसरे को शांत फोन हो लगा के जाएं। पर्सनली बात बाहरी कीजिएगा। ताकतों पे पलने वाले शांत हो जाएं, कृपया करके। चंदा चोर की दाढ़ी में तिनका। देखिए, मैं शांति से जवाब दे रहा था, इनके बीच में बोला नहीं। जैसे शब्द आए चिल्लाने लग गए, पॉपकॉर्न की तरह उछलने लग जाते हैं। पॉपकॉर्न आखिर तुम क्यों? हो, तवे पे बैठे हो आखिर अडानी क्यों? के। आखानी अरे क्यों? अच्छा पॉपकॉर्न की अच्छा तरह तो आप अच्छा उछलते अच्छा। हो। पिछले 40 अजीत साल पवार को ले आए, से जो मलाई सारे खा रहे पत्रकार नाथन यूनिवर्सिटी एंडरसन में का नाम बात सुनते ही ये लोग करोगे, परेशान हो कैसी जाते हैं, बातें अपना भाई करते बनाने हो लग आप? जाते हैं। नाथन भ्रष्टाचार एंडरसन वही भी है आप जिसके करोगे, ऊपर अनेक पॉपकॉर्न आरोप की तरह लगे भी हैं, आप चाहे वो उछलोगे। यूएस के अंदर हो, चाहे कनाडा के अंदर हो, चाहे जर्मनी के अंदर हो। अगर नहीं पता तो पढ़कर आ जाइए, डिबेट में आते हो हैं तो जवाब दो, Point बेकार one। की बातें मत करो। नैना जी, या तो इन दोनों को शांत करा दे, क्रैब बेबी को। ये दोनों क्रैब बेबी जो बैठे हैं, दोनों को शांत करा दे या मुझे बोलने दे। देखिए, मुझे नैना लग जी, रहा ये है, मुझे रोतलू तो ये बच्चे समझ को भी में बोल नहीं आ रहा है, दीजिए। मुझे नहीं, समझ नहीं, में ये नहीं आ रहा क्रैब बेबी जो है। दोनों आप बैठे हैं, लोगों को ये इनको करा मंच, दे। इस मंच पर मैंने बुलाया है कि गंभीर नैना विषय जी, पर मैं चर्चा अपनी बात को करें, रख आप दूं? लोग पर्सनल अटैक करें। पर्सनल अटैक के लिए ये बहुत पर्सनल वक्त है किसने सर, किया नैना जी? डिबेट मैं का तो टाइम शांति से लिमिटेड है। जवाब दे रहा ऋषभ जी, था। मैं सीधे सीधे सवाल पूछ रही हूँ आपसे। मैं सीधे यश जवाब जी और दे रहा था, भुवन ये जी ने भी दोनों बड़े उछलने लगे गंभीर बीच सवाल में। उठाए। सुनिए, विपक्ष जनता की आवाज को अगर उठाता है, इस बात को भी समझना होगा कि अगर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अगर 1% भी सच्चाई है, तो आखिर उसकी जांच कैसे होगी? और क्या इस तरह मैडम, से मैं उस पे गंभीर जवाब विषयों दे को रहा लेकर था। कोई ये बीच में उछलने पैरामीटर्स लग गए, हैं? कूदने क्या लग गए। क्या कोई सरकार की तरफ से इस पर विचार किया भी जा रहा है? मैम, उस पे मैं जवाब दे रहा था, ये बीच में कूदने लगे, उछलने लगे। मैं जवाब दे रहा हूँ। तुम कूद रहे हो ऋषभ सबसे तिवारी, पहली अपनी बात- बॉडी प्लीज प्लीज, लैंग्वेज वक्त देखो, की कमी हमसे है, मत प्लीज बोलो। काम की बात, वक्त की कमी है जी। ऋषभ जी मैं उस पे बताइए। अरे प्रोफेसर साहब अरे जी, जवाब दे दूं? जांच या एक्शन की तो बात जान लेने दीजिए प्रोफेसर साहब। ऋषभ जी नहीं, बोलिए। इनकी समस्या क्या है? ये सवाल खड़ा करेंगे पर जवाब लेना नहीं जानेंगे, क्योंकि बात नहीं, जवाब जवाब मिलेगा दीजिए तो ऋषभ इनकी ये एक्सपोज हो जाएंगे। पॉइंट 1, इन्होंने जांच की बात कही। अभी पार्लियामेंट में हमने देखा, वक्फ बोर्ड को लेके जो कमिटियां, जो संशोधन हुआ, उस पर भी इन्होंने जेपीसी की बात कही। सरकार ने जेपीसी के लिए एग्री कर लिया। और हमने इनकी बहुत सारी बातें, जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम संसद के अंदर आता है, जब बिजनेस सेशन में डिस्कशन होता है, हम इनकी बातों को स्वीकारते हैं, हम जांच के लिए आते हैं। लेकिन जांच के लिए जब आएंगे तो ये पूछते हैं एक्शन क्यों हो रहा है। पॉइंट 1। दूसरी बात, इन्हें उन रिपोर्ट पे भरोसा नहीं है नैना जी, जो आउट ऑफ इंडिया में, अगर ये तारीफ किसी दिन मोदी जी की करते हैं या मोदी जी को अवार्ड मिलता है तो पूरे देश को अवार्ड मिलता है, उस पे इन्हें संदेह खड़ा होता है। मेरे सवाल से मैं आप जवाब दे रहा हूं, bypass उस पे कर रहे हैं, जवाब please। देखिए, उस पे जवाब दे रहा हूं नैना जी, इसलिए दे रहा हूं कि एक ऐसी कंपनी, एंडरसन नाथन की ऐसी कंपनी जो ऑलरेडी 4 मुल्कों में ब्लैक लिस्टेड है अलग अलग कारणों से, उसके रिपोर्ट पे इनको चाहिए जांच। जी, अगर ये आरोप लगाए जाते हैं, सेबी चीफ पर आरोप लगाए जाते हैं, तो उसकी जांच के लिए क्या सरकार कुछ अभी विचार कर रही है? मैं बिल्कुल दे रहा हूं। आपके पास सारे तंत्र हैं, आपके पास बाकायदा सिक्योरिटी एक्सचेंज के अलग से इकोनॉमिक के पास कोर्ट में जा सकते हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं, संसद में भी सवाल पूछते हैं, उस पर जब जवाब दिया जाएगा तो हंगामा करेंगे। लेकिन कहने का विषय है, अगर आप सवाल पूछेंगे तो मंशा पे भी सवाल खड़ा होगा, टाइमिंग पे भी सवाल खड़ा होगा, और आपकी नीति और नियत जो देखे गए हैं, आपको उन पे ज्यादा विश्वास है। ब्लैक लिस्टेड कंपनी भारत के इंटरफेयर में आके, भारत के अंदरूनी मामले में इंटरफेयर करे, उस पे आपको विश्वास होता है। लेकिन उसी देश की संस्था जब उस पे रिपोर्ट बना के ऋषभ जी, आपने अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। देखिए, वक्त की कमी है, पर मैं आपसे बार बार यही पूछ रही हूँ कि भाई अगर 1% भी इस तरह के आरोपों में अगर बल है, जो यश जी ने जो तथ्य बताए हैं, प्रोफेसर साहब ने जो तथ्य बताए, 1% भी है, तो क्या एक्शन होगा? बिल्कुल, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, अगर किसी भी गलत चीज में ऋषभ तिवारी भी पाया जाएगा ना, ऑन एयर बोल रहा हूं, रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा, इसी चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी वो है, ऋषभ तिवारी को भी सजा देगी, ये नहीं देखेगी मेरे पार्टी का कौन है। और